Welcome you all in a video lecture series of PPC. In a previous lecture, we already started our unit number 3, that is inventory control, and we already seen the basic definition of inventories and the classification of inventory. So in the last lecture, we already covered the one of the classification of inventory, that is a direct inventory. There is a two classification of inventories. One is a direct inventories and another one is a indirect inventories. So in a previous lecture we already discussed in a details about direct inventories. Today we are going to discuss the indirect inventories. Okay. So in indirect inventories, it says that those materials which helps the raw materials to get converted into the finished products but do not become in an integral part of finished products. ओके तो इनका पॉइंट क्या है कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमें एक चीज़ देखनी थी कि जब भी कोई इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फर्म रहता है तो उसके अंदर हम जब भी कोई चीज़ें प्रोडक्ट्स लाते हैं, यानी जो मूवेबल चीज़ें रहती है, मूवेबल चीज़ें यानी क्या कि जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उस मटेरियल्स को, उस पार्ट्स को, तो हम उसको मूवेबल मटेरियल कहते हैं, मूवेबल गुड्स कहेंगे। तो क्या हो जाता है, जब भी आप मूवेबल चीज़ें यूज़ करते हो कभी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वो क्वांटिटी में आ रहती है, इनडायरेक्टली वो क्वांटिटी में ही आपको लेनी पड़ती है, आपके पास क्वांटिटी में वो रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जब भी आप कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको बेसिक चीज़ें उसकी जो लगती है वो रहता है, जैसे रॉ मटेरियल होता है, मशीनरीज होती है, मशीनरीज के ऊपर यूज़ करने वाले टूल्स होते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें है तो इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कहेंगे। तो ये इसमें हो जाती है, ये हो जाती है आपके डायरेक्ट इन्वेंटरीज में। क्योंकि आप जब ये मटेरियल यूज़ करते हो ह्यूज अमाउंट में, तो आप जब इसको लेते हो तो आपको एक जगह चाहिए, स्टोरेज चाहिए कहीं पे, तो आपको ये चीज़ें प्लेस करनी है। लेकिन वो प्लेस करके नहीं जमता है, क्योंकि क्या हो जाता है, आप अगर स्टोर रूम में चीज़ें सिर्फ फेंकते रहोगे, जमा करते रहोगे, लेकिन जब आप उसका यूज़ करना चाहते हो, जब आप उसको यूज़ करने यानी जब उसका जब ज़रूरत है तब आप उसको यूज़ करना चाहते हो, उस जो भी आपके पास क्वांटिटी में स्टोर में मटेरियल पड़ा है, लेकिन आपको वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा है, सॉर्टिंग उसकी हो नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, उसका आइडेंटिफिकेशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उस मटेरियल का वहाँ पे रह के मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका फिर टाइम पे इफेक्ट गिरता है। अगर आपका टाइम उसके अंदर ज़्यादा कंज्यूम होने लगा कि आपको सिर्फ वो मटेरियल को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो भी रिसर्चेस या जो भी प्राइमरी ऑपरेशंस करने वो करना पड़ेगा, तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और उसकी वजह से होता क्या है कि आपका एंड रिजल्ट जो भी आपने एक टाइम दिया हुआ रहता है कि ये टाइम पे इतनी इतनी क्वांटिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आपको हम बना के सप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि डिले हो जाता है। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैक्सिमम टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया रहता है, कि उसके ऊपर वो फोकस किया करते हैं कि टाइम ही इम्पोर्टेंट है, कि इस टाइम पे जो भी क्वांटिटी की आपने ऑर्डर दी थी या ली थी वो आपने कंप्लीट करनी है, इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया रहता है। तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट इफेक्ट गिरता है, तो आपका लेट मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, होगा लेट टाइम पे आपका सप्लाई होगा, तो हर चीज़ लेट होती जाएगी। तो उसकी वजह से हो जाता है क्या है कि डायरेक्ट एंड में आपको समझ में आता है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट गिर गया है। तो ये चीज़ें ना हो, इसके वजह से इन्वेंटरीज नाम की चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर ये चीज़ें की जाती है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो इस तरीके से हमें वो चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर लास्ट लेक्चर में हमने उसका एक नॉर्मल डेफिनेशन देखा था, और दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, एक है डायरेक्ट इन्वेंटरीज और एक है इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज। तो डायरेक्ट इन्वेंटरीज में थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। एक तो डायरेक्ट इन्वेंटरीज क्या रहती है कि जो ऐसी चीज़ें, जो ऐसे पार्ट्स या जो ऐसे गुड्स मटेरियल्स रहेंगे कि जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिनिश्ड गुड बनाने के लिए, जो एंड में हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं ना, यानी जो आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग करके, तो उस चीज़ के बनाने के लिए जो भी आपको जो फिनिश गुड रहता है,
या वो उसके पहले जो भी चीज़ें लगती है उसके लिए जो डायरेक्टली उसके ऊपर उसका डायरेक्ट रोल रहेगा उस एक्टिविटी के अंदर, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल क्या हो जाता है, जब तक आपके पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया डायरेक्ट इन्वेंटरीज, यानी रॉ मटेरियल आपके पास क्वांटिटी में आएगा, नंबर ऑफ वैरायटीज़ में रहेगा, तो आप उसको उस तरीके से सॉर्ट करोगे, लिस्ट बनाओगे उसकी कि इसके लिए ये रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, उस पार्ट के लिए मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे इस तरीके से इसको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, इसकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी और उसको एक तरीके से मुझे उसका स्टोर करना पड़ेगा। यानी जब फ्यूचर में मुझे उसका यूज़ करना पड़ेगा तो मुझे उसमें तकलीफ़ ना हो उसको सॉर्टिंग करने में, उसको ढूंढने में, या मुझे वो सामने ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स थी जो हमने डायरेक्ट इन्वेंटरीज में देखी थी। तो उसी तरीके से हमको देखना है इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज। इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज क्या होता है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ऐसी मटेरियल्स या ऐसी चीज़ें कि जो इस इन्वेंटरी के अंदर, इनडायरेक्ट इन्वेंटरी के अंदर इंक्लूड की जाती है, कि जो इनडायरेक्टली एक्ट करेंगी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर। यानी जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्रोडक्ट, जो फिनिश्ड गुड फाइनल ख़त्म होके निकलने वाला है, तो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इनडायरेक्टली एक्ट करेंगे। आप जैसे इसमें कहा था कि डायरेक्ट में कि रॉ मटेरियल इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट इन्वेंटरी, यानी डायरेक्ट मटेरियल है जिसके लिए वजह से या ये डायरेक्ट काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि ऐसी चीज़ें जिस मैन्युफैक्चरिंग में इनडायरेक्टली काम करती है। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है कि एग्जांपल दिया था, जैसे कि टूल्स है, आप कहोगे टूल्स तो डायरेक्टली काम करेगा, विदाउट टूल्स तो काम होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, टूल्स में भी क्या होता है कि आप एट ए टाइम एक टूल थोड़ी यूज़ कर सकते हो। जैसे रॉ मटेरियल आपके पास है तो आप एट ए टाइम एक रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हो, लेकिन एट ए टाइम आपके पास 5 अगर टूल्स हैं, वो पाँचों टूल्स उसमें काम में आने वाले हैं। आपके जो फिनिश गुड प्रोडक्ट के अंदर आपको जो उसका शेप बनाने के लिए 5 टूल का यूटिलाइजेशन अगर होने वाला है, तो आप एट ए टाइम 5 टूल्स थोड़ी यूज़ करोगे ना, आप वन बाय वन करोगे। तो जब वन बाय वन करोगे तो जब एक टूल आप यूज़ करने वाले हो तो अदर 4 टूल्स तो ऑटोमेटिकली बाय स्टैंड में जाके रह गए हो, राइट। वो स्टैंड बाय है, तो स्टैंड बाय है तो इसका मतलब क्या है कि ये तो यूज़ करेंगे हम, लेकिन कब, जब उसकी ज़रूरत लगेगी तब, लेकिन उसका तो यूज़ होने वाला है। तो उसको हम इनडायरेक्ट चीज़ें कहते हैं। तो वही चीज़ें क्या हो जाती है, इन्वेंटरीज के अंदर कंसीडर की जाती है कि ऐसे जो मटेरियल्स है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, या ऐसे जो कुछ पार्ट्स है जिसका हम तो यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, लेकिन ज़रूरत गिरी तब। यूटिलाइजेशन तो उसका 100% होने वाला है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत गिरेगी तब हम उसको उठाएंगे और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज के अंदर कंसिडर की जाती है। तो उसमें टूल्स एक आ जाता है कि जैसे टूल्स बोला गया है कि एक टूल्स है, तो टूल्स में क्या बोला गया है कि वेरियस टूल्स यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग आर क्लासिफाइड। यानी क्या कि जो टूल्स है लेकिन अलग अलग टाइप के टूल्स है। तो अब कौन से टूल्स है जो इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टूल्स यूज्ड ऑन मशीन्स सच एज लेथ टूल्स, मिलिंग कटर्स, ड्रिलिंग, रीमर्स, टैप्स, होप्स, ब्राउचेस, चेसर्स, फॉर्म्स टूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी क्या कि कोई भी टूल्स पकड़ लीजिए, लो हैंड टूल्स इसमें बोला है उन्होंने कि स्टैंडर्ड टूल्स बोला है, एक्स वाई जेड टूल्स, जितने भी टूल्स आपको पता है तो वो सारे टूल्स किस में आ जाते हैं, इन डायरेक्ट इन्वेंटरीज के अंदर आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इनका यूज़ हम एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें यूज़ होने वाली है लेकिन स्टैंड बाय में रखेंगे, और जब उसका टाइम आएगा या जब उसका यूटिलाइजेशन करने का वक्त आएगा तब हम उसका यूज़ करेंगे, ऐसी चीज़ों को हम इनडायरेक्ट चीज़ें बोलते हैं। तो वो इनडायरेक्ट चीज़ें हम इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज के अंदर कंसीडर करते हैं जब भी आप फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट को कंसीडर करते हो। कि जो भी फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट बनाने, जो भी आपका प्रोडक्ट फाइनल मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो भी इनडायरेक्टली चीज़ें आपकी यूज़ होने वाली है उसको हम इन्वेंटरी कहेंगे, इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज, राइट। तो उसमें आता है पहला टूल्स, तो टूल्स समझ में आ गया आपको। तो सेकंड है सप्लाईज। अब ये सप्लाईज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इतनी बारीक चीज़ें कंसीडर की गई है, उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि इसको भी आपने इन्वेंटरीज के अंदर कंसीडर करना है। डायरेक्ट में करना है, इनडायरेक्ट में करना है, इट्स अनदर पार्ट, बट इन्वेंटरीज के अंदर आपको ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स को कंसीडर करना है। तो ये भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो
चीज़ें हम निगलेक्ट करते हैं और उसको हमको इन्वेंटरीज के अंदर कंसिडर करना है, क्योंकि वो भी हमको ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए, उसको भी हमको रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज जगह चाहिए, वहाँ पे हम उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करेंगे, उसको लिस्टिंग करेंगे, उसको उस तरीके से सॉर्टिंग करके उसकी प्लेसमेंट करेंगे। तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप वो देखेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट इंक्लूड्स मटेरियल्स यूज्ड इन रनिंग द प्लांट बट डोंट गो इनटू द प्रोडक्ट। यानी क्या, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए जो भी आपके पास प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस चीज़ों को चलाने के लिए जो भी ये चीज़ें जो लगने वाली है, तो लेकिन वो डायरेक्टली आपके फिनिश गुड में काम में नहीं आती, यानी प्रोडक्ट के अंदर वो उसका यूज़ नहीं है। जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे उसका हेल्प होने वाला है, लेकिन जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे तो वहाँ पे उसका यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे पार्ट्स या ऐसे जो मटेरियल्स है उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट इन्वेंटरी, जो सप्लाईज में आते हैं। सप्लाईज यानी क्या कि हम उसको सप्लाई करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब ये कौन सी चीज़ें होंगी, जैसी सप्लाईज इंक्लूड मिसलेनियस कंज्यूमेबल स्टोर्स सच एज ब्रूम्स, कॉटन वेस्ट, टॉयलेट पेपर, विम पाउडर, जूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप बोलोगे यार ये कितनी पॉइंटलेस चीज़ है, यानी कितना मीनिंगलेस चीज़ है कि ये पॉइंट भी कंसीडर किया जाता है इन्वेंटरीज के अंदर। इसलिए किया जाता है कि देखिए क्या हो जाता है कि जब भी ये प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्लांट हो रहा है, तो हम कुछ ना कुछ तो सर्विस देते हैं, कुछ ना कुछ तो फैसिलिटीज़ अपने वर्कर्स के लिए रखते हैं, या अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए जो हेल्पफुल रहेगा वो हम रखते हैं। अब कहीं पे भी जाओगे, अगर फॉर एग्जांपल आपका फ्लोर ख़राब हो गया, तो वो फ्लोर को साफ़ करने के लिए आपके पास वैक्यूम क्लीनर चाहिए, झाड़ू लगेगा, कपड़ा लगेगा कुछ पोंछने के लिए, तो वो भी चीज़ें आपको क्वांटिटी में लगती है ना। कि जब भी आप, अगर वो एक सिंपल सी इसमें दिया है कि टॉयलेट पेपर दिया है, तो टॉयलेट पेपर में मैंने, जब आपके पास मैन पावर अगर ज़्यादा है, तो मैन पावर अगर ज़्यादा है तो वो आपके पास जो भी टॉयलेट फैसिलिटीज़ है वो भी उतने ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। उतना फ्रिक्वेंटली अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें क्लीन करने के लिए उतनी ही चीज़ें ज़्यादा लगेंगी। तो जब उस वहाँ पे भी आपको अगर चीज़ें ज़्यादा लग रही है, तो आपको उसको स्टोर तो करना, खरीदना तो पड़ेगा, खरीदने के बाद आपको उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। जब आप स्टोर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे रखना है, किस तरीके से रखना है। जब मुझे उसका फिर से यूटिलाइजेशन करना है, यूज़ करना है, तो मुझे वो मिलनी चाहिए, ईजिली मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे भी मुझे तकलीफ ना हो कि कोई चीज़ के लिए, मान लो वॉशरूम का टॉयलेट पेपर ही ख़त्म होगा तो उसके लिए वर्कर वेट करते बैठा है, या साबुन ही नहीं है, हैंड वॉश ही नहीं है, तो उसके लिए इंसान वेट करते बैठा है, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट गिर रहा है आपके प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि आपका वर्कर उस प्रोडक्शन लाइन के ऊपर टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5-10 मिनट उसका इसमें वेस्टेज जा रहा है। तो ये 5-10 मिनट का वेस्टेज फ्यूचर में आपके प्रोडक्शन के क्वांटिटी पे और क्वालिटी पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ भी इतनी बारीक तरीके से सोची गई है कि ये इस चीज़ों का भी जो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होने वाला है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उसको भी फोकस में लाया जाए, और उसके ऊपर भी स्टडी करके इन्वेंटरीज के अंदर कंसीडर करके उसको भी प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग करके, सॉर्टिंग करके उसको स्टोरेज में स्टोर किया जाए। तो ये जो मिसलेनियस कंज्यूमेबल आइटम्स थे, ये इनडायरेक्टली सप्लाई में आ जाता है, इनडायरेक्टली इन्वेंटरीज में आता है, जो सप्लाई के अंडर आता है। सप्लाई के अंडर और आता है कि वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड टाइनिंग मटेरियल सच एज इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग रॉड्स, सोल्डर्स, प्लेटर्स एक्सेट्रा। अब अगर आप देखोगे कि ह्यूज प्लांट के अंदर नंबर ऑफ वेल्डिंग पार्ट्स चलते रहते हैं, तो हम अगर फोकस करेंगे वेल्डिंग ऑपरेशन के ऊपर, तो वेल्डिंग ऑपरेशन के ऊपर आपको एक चीज़ कॉमन दिखती है, जो वेल्डिंग मशीन होती है, लेकिन आपको वहाँ पे ये चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली दिखती रहेंगी कि वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, यानी जो हम वेल्डिंग रॉड्स कहते हैं, जो बॉक्स के अंदर रहता है, तो वो बॉक्स आजू बाजू में पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि आपका अगर क्वांटिटी ज़्यादा है किसका, वेल्डिंग करने का, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आपको उतने ही इलेक्ट्रोड्स लगेंगे। जितने इलेक्ट्रोड्स आपको लगेंगे, तो वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, आप किस टाइप का वेल्डिंग करने वाले हो, उस वेल्डिंग के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि किन से साइज़ का मुझे इलेक्ट्रोड चाहिए। तो आप हर एक चीज़ तो एक एक पेंसिल के इसी मार्केट में जाके एक इलेक्ट्रोड रॉड लेके नहीं आओगे, तो आपको ह्यूज क्वांटिटी में ही लेके रखना पड़ता है, हर एक साइज़ के, डिफरेंट साइज़ के। तो आप जब उसको ह्यूज क्वांटिटी में लेते हो, तो वो आपको वही सेम चीज़ हो जाती है कि आपको उसको स्टोर करना है।
स्टोर करोगे तो कहाँ करोगे, फ्रीक्वेंट उसको सॉर्टिंग करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं तो उसकी एक लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर टैग्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत गिरेगी तब जाके आप उसको उसमें ढूंढने में टाइम ना लगे और आप उसको डायरेक्ट वहाँ से कलेक्ट करके आपका जो भी ऑपरेशन है या जो भी वर्क है उसको आप कंप्लीट करो। तो ये भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाईज के अंदर। ठीक है, देन थर्ड है एब्रेसिव मटेरियल्स सच एज एमरी क्लोथ, एमरी बेल्ट्स एंड सैंड पेपर, एमरी एक्सेट्रा, ग्राफाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एब्रेसिव मटेरियल्स, अब एब्रेसिव मटेरियल्स अब मान लो कहीं पे तो सरफेस फिनिशिंग का हो जाता है या किसी का मटेरियल के अंदर एब्रेसिव चीज़ें इनपुट करनी पड़ती है, जैसे हीट ट्रीटमेंट प्लांट हो जाता है या कुछ विदाउट हीट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी जहाँ पे भी फिर कुछ सरफेस फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको भी क्या हो जाता है कि वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एब्रेसिव मटेरियल लगता है, जैसे पेपर रहता है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि वॉल घिसने की पेपर रहता है, वुडन घिसने का पेपर रहता है, राइट। आप उसको अलग अलग ग्रेड में कोई पहचानते हो, नाम उसका अलग अलग रहता है। तो ये पेपर्स को आप एक एग्जांपल बोल के जब लेंगे तो क्या हो जाता है इंडस्ट्री में, अगर यहाँ पे सरफेस फिनिशिंग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ग्रेड के पेपर्स रहते हैं, तो उसको अगर हम लेंगे तो वो हम एक एक तक तो नहीं लेंगे, तो एज इट इज़ वैसे ही उसको क्वांटिटी में लेंगे, जो आपको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के ग्रेड्स के हिसाब से आप उसको ह्यूज क्वांटिटी में लोगे। और ऐसा नहीं कि एक के एक कहीं पे भी स्टोर करके फेंक दोगे, एक के ऊपर एक रख के छोड़ दोगे, क्योंकि क्या हो जाएगा जब आपको लग रहा है कि भाई 25 mm का मुझे वो पेपर चाहिए सैंड पेपर घिसने के लिए, वॉट एवर जो भी चाहिए, तो आप उसको ढूंढने में फिर से प्रॉब्लम आ रहा है। तो सेम चीज़ क्या हो जाएगी, आप वही सेम चीज़ रिपीट करोगे, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, आप ढूंढने में टाइम लगाओगे, फिर वही चीज़ें होती रहेगी, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, टाइम बच अपना वेस्ट जा रहा है, फिर एंड टाइम पे अपना प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो वो ना हो, इसलिए इसमें भी इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज के अंदर कंसीडर किया जाता है सप्लाईज के अंडर में आपका अब्रेसिव मटेरियल, राइट। देन ब्रशेस, मैप्स, मॉप, बोब्स। अब ये भी क्या है, ये क्लीनिंग वाली चीज़ है जो इनडायरेक्टली तरीके से इफ़ेक्ट करती है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग फर्म को। तो इसके लिए भी ये ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे ये हर एक डिपार्टमेंट रहेगा, हर डिपार्टमेंट के अंदर आप डस्टबिन देखते हो, ब्रशेस देखते हो, झाड़ू देखते हो, क्लीनिंग चीज़ें देखोगे अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल आप और देखोगे कुछ टिश्यू पेपर्स भी होते हैं, सोप्स भी होते हैं, है ना। और आप अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो बहुत रेयर, बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, लेकिन हम उसको बहुत निगलेक्ट करते हैं, जैसे फिनाइल होता है ना, रूम फ्रेशनर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है कि जो ह्यूज बड़े प्लांट के अंदर कंसीडर की जाती है, कंसीडर करने के बाद उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो वहाँ पे भी जब ये ह्यूज चीज़ों जब अपनी आती है तो आप देखते हो कि पैनेट्री के अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पैनेट्री के अंदर। हाँ, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट, इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, देन है एम्प्टी सच एज बैग्स, ग्लास बॉटल्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ड्रम्स, जार्स, टीन्स। अब जैसी कुछ चीज़ें होती है कि जो एम्प्टी होने वाली है, यानी ख़त्म होने वाली, रीयूज़ होने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लिया, पानी पीने के लिए आपने जार मंगा लिया, तो आप एक थोड़ी जार मंगाओगे, आप फ्लोर वाइज देखोगे, ह्यूमन के नंबर ऑफ कस्टमर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखोगे आप, उसके हिसाब से आप जार मंगाओगे, तो आप कहीं पे भी नहीं रखोगे ना, आप एक इनिशियल स्टेज पे कहीं तो एक स्टोर करोगे और उसके बाद डिसाइड करते हो कि कौन से फ्लोर पे या कौन से स्टोर के अंदर या कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग हैं, तो कौन से कितने, उनके हिसाब से कितना जार वहाँ पे जाना चाहिए। और वो जार जब ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से उठाएगा कौन, क्योंकि वो खाली वहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा, तो उसको भी हमको उठा के लेके आना है। तो ये भी चीज़ें है कि जो भरी हुई चीज़ें उसको स्टोर करके रख रहे हो, और जो ख़त्म हो चुकी है, एम्प्टी है, उसको भी आप सॉर्टिंग करके, लिस्टिंग करके कहीं तो ही साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड रख लेते हो, जो आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, सेम चीज़, राइट। फिर ऐसी चीज़ बहुत सारी चीज़ें की, जैसे ऑयल्स हो गया, केरोसिन हो गया, जितने भी चीज़ें जो इफेक्टिव करती है आपकी, जैसे आपको ग्रीस लगता है, कूलेंट लगता है,
है ना, कि जब भी आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करते समय आपके मशीन के अंदर आपको अगर कुछ चाहिए, कूलेंट चाहिए, ग्रीस चाहिए, ऑयल्स चाहिए लुब्रिकेशन के लिए, तो वो आप भी ह्यूज अमाउंट में पहले ही लेके आते हो। तो जब आप ह्यूज अमाउंट में पहले लेके आते हो तो वो उसकी ज़रूरत लगती ही लगती है आपको, कि कहीं ना कहीं आपको मेंटेनेंस में उसका यूज़ करना है, कहीं ना कहीं तो उसका आपको यूटिलाइजेशन करना है। तो वो भी आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि उसको भी इनडायरेक्टली इन्वेंटरीज के अंदर कंसिडर करके सॉर्टिंग एंड लिस्टिंग करके स्टोर करना, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको कंसिडर करनी पड़ती है। आपके जैसे स्टेशनरी पार्ट हो जाता है कि स्टेशनरी इतने ह्यूज अमाउंट में लगता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को कि वहाँ पे स्टेशनरी लगता ही लगता है, क्योंकि आपका ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क के अंदर आपको स्टेशनरी लगता है, प्रिंटर्स लगते हैं, प्रिंटर के अंदर कार्टेजेस लगते हैं, पेजेस लगते हैं, पेन लगता है, स्टैम्प लगता है, रबर्स लगते हैं, कितनी तो इन नंबर ऑफ थिंग्स है जो आपको क्वांटिटी में लगती है। तो जब आप उसको क्वांटिटी में लेते हो तो तब भी आपको उसकी सॉर्टिंग करके, लिस्टिंग करके स्टोर करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से, कि जहाँ पे से भी आप उसको यूटिलाइजेशन करोगे तो आपको उसमें तकलीफ ना हो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि ह्यूज अमाउंट आया, फाइल बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, और आपका कार्ट्रिज ही खत्म है, कार्ट्रिज समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा प्रिंटर तो ये साइज़ का है, ये XYZ साइज़ के अंदर तो XYZ टाइप का कार्ट्रिज बैठता नहीं, चलो बिठा लिया, कार्ट्रिज तो रेडी है, लेकिन मेरे को जो A4 साइज़ के पेजेस थे वो तो मिल ही नहीं रहे, लार्ज साइज़ के पेज मिल रहे हैं। तो A4 साइज़ के तो मैंने बहुत सारे लेके बंडल्स लेके रखे थे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। तो अब मैं क्या करूँ? तो उसमें भी आपका जो फिनिश गुड प्रोडक्ट तो बन चुका है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं बन रहा है, उसकी वजह से भी चीज़ें डिले होने वाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे प्रिंटेड कुछ इन्वॉल्व्स होते हैं आपके, कुछ पासेस रहेंगे, कुछ रिसीट्स रहेंगी, कुछ टिकट्स रहेंगे, एन नंबर ऑफ थिंग्स रहते हैं कि जो जो आपको क्वांटिटी में यूज़ करना है आपके फर्म के अंदर, प्लांट के अंदर, उसको आपको लिस्टिंग और सॉर्टिंग करना इम्पॉर्टेंट ही है। और वो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट के ऊपर इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से उसको इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज के अंदर कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा? इनडायरेक्ट इन्वेंटरीज, जिसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी, कि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो एक टूल्स है, जो वेरियस टाइप के टूल्स है जो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं या इफेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट, फिनिश गुड प्रोडक्ट के ऊपर, और एक सप्लाई, जो सप्लाईज में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जो सप्लाई इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली इफेक्ट भी करता है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। थैंक यू।